13 जुलाई 2002 वो तारीख जब भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के इस मैदान पर नेटप्रेस ट्रॉफी जीती थी और उस जीत में भारत के तमाम युवा खिलाड़ियों ने बड़ा योगदान दिया था। खासतौर से युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने उस मैच में, उस फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बेहद शानदार बल्लेबाजी की थी और भारतीय टीम ने वो टूर्नामेंट जीता था। अब 23 साल के बाद 13 जुलाई 2025 एक बार फिर वो तारीख आ चुकी है और इस तारीख को हम सेलिब्रेट करें उससे पहले आपको बता दें कि 13 जुलाई 2025 की शाम शायद भारतीय क्रिकेट फैंस को नींद ना आए, तमाम भारतीय टीम मैनेजमेंट के लोगों को नींद ना आए और भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल भी शायद आंखों ही आंखों में सारी रात काट लें, क्योंकि एक ऐसी दहलीज पर यह टेस्ट मैच पहुंच चुका है जहां से ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीतने जा रही है, कौन सी टीम ये टेस्ट मैच हारेगी। सबके जहन में बड़ा सवाल यह है कि साल 2002 में एसजी यानी कि सौरव गांगुली ने, मेरे ठीक पीछे जो आप लॉर्ड्स की बालकनी देख रहे हैं, यहाँ पर जीत का जश्न मनाया था और अब 23 साल के बाद दोबारा एसजी यानी कि शुभमन गिल कप्तान है टीम के और अब 23 साल के बाद क्या शुभमन गिल लॉर्ड्स की बालकनी पर खड़े होकर जीत का जश्न मना पाएंगे? ये तभी संभव हो पाएगा जब बाकी के बचे हुए 135 रन भारतीय बल्लेबाज बना लें, क्योंकि 58 रन पे 4 विकेट गिर चुके हैं और 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवा दिए हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से चौथे दिन का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जैसे इस टेस्ट मैच में दिन आगे बढ़ा है वैसे वैसे इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल होता चला गया। खासतौर से अगर आप चौथे दिन के पहले सेशन को देखें, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की और ऐसा लग रहा तीसरे दिन का जो टेंशन था उस टेंशन से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय टीम इंस्पायर होकर मैदान पर उतरी थी। और फिर जब इंस्पायर होकर कोई भी खिलाड़ी मैदान पर उतरता है और जैसा कि मैंने कहा कि आज 13 जुलाई थी और बार बार गौतम गंभीर भी अपनी टीम को याद दिला रहे होंगे कि जब हमारी युवा टीम इंग्लैंड की सुपरस्टार टीम को हरा सकती है 23 साल पहले, तो फिर आज मौका है उस इतिहास को दोहराने का। और इसी वजह से अगर आप देखें, जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले बेन डकेट को आउट किया और उसके बाद फिर ओली पोप और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स में भारतीय जो गेंदबाज हैं उन्होंने अपनी मैच में पकड़ बना के रखी और यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी खासतौर से वॉशिंगटन सुंदर ने की वो बेहद कमाल था और कुछ खराब और रैश शॉट्स भी इंग्लैंड की तरफ से खेले गए। खासतौर से अगर हम बात हैरी ब्रूक्स की करें, इतनी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी वो पैडल स्वीप खेलने की। जब उन्होंने वो पैडल स्वीप खेला और अपना विकेट उन्होंने गंवाया, फिर उसके बाद जो रूट एक और ऐसे बल्लेबाज जो सेट हो चुके थे, पहली पारी में उन्होंने शतक लगाया था, उन्होंने भी एक स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की और राउंड द लेग वो बोल्ड हुए। गेंदबाजी अच्छी तो हुई है लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड भी उतना ही जिम्मेदार है। खराब शॉट सिलेक्शन था, कुछ बॉलें अप एंड डाउन भी हो रही थी और ये पिच अब धीरे धीरे मुश्किल हो रही है। और आपको याद होगा मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता जाएगा। और जो रूट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि राहुल जब शतक बनाने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनका भी कुछ यही कहना था। और कुल मिलाकर जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और जिस तरह से बॉल सडनली अपना मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, यानी कि गेंद पहले 3 दिन की अपेक्षा आज यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, हवा में भी बॉल थोड़ा स्विंग कर रहा था और पिच पे पड़ने के बाद कट भी कर रहा था, जिसका फ़ायदा सिराज को मिला। नीतीश रेड्डी ने भी छोटे छोटे स्पेल्स में अच्छी गेंदबाजी की और ओवरऑल इंग्लैंड की टीम आज पूरी तरह से बैकफुट पर थी और ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये टीम बेसबॉल क्रिकेट खेलती है या ये वो टीम है जो अपने मैदानों पर इंग्लैंड में पिछले कुछ सालों से राज कर रही है और बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने नकेल कस के रखा हुआ था, सिराज और बुमराह ने रन लीक नहीं होने दिया और कुल मिलाकर जब प्रेशर इंग्लैंड पे पड़ा तो फिर वो धराशायी हो गया। और खासतौर से अगर आप देखें जिस तरह से बेन स्टोक्स का विकेट गया उस प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और रिलीज शॉट था वो खेलने की कोशिश थी जिसकी वजह से उनका विकेट गया और वो चारों खाने चित हो गए। तो कुल मिलाकर 192 रनों पे इंग्लैंड की पारी सिमट गई, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिया, सिराज और जसप्रीत बुमराह के खाते में 2-2 विकेट गए, आकाश और नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। और शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट जो
टारगेट कर रहा था या जिस तरह की सिचुएशन वो चाहते थे 5वें दिन रन चेस के लिए कि 200 या 250 के बीच में वो इंग्लैंड को रोक दें, एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखें, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छा फील्ड प्लेसमेंट, और शुभमन गिल को भी यहाँ पे पूरे नंबर्स मिलेंगे जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को मार्शल किया और अपनी टीम को एक साथ लेके चले। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि स्कोर बोर्ड पे 193 रन इंग्लैंड ने लगा दिए, और क्या इंग्लैंड के उस 193 रन तक भारतीय टीम पहुंच पाएगी और आसानी से पहुंच पाएगी? क्योंकि जब 10 मिनट के ब्रेक के बाद भारतीय टीम आई बल्लेबाजी करने और पहली गेंद पर जिस तरह का मूवमेंट मिला, उसने तय कर दिया था कि इतनी आसान ये रन चेज होने वाला नहीं है। उसके बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट यशस्वी जायसवाल की बैट से ऑफ स्टंप के बाहर से आप इतना तेज बॉल को अगर आप पुल मारने जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात आप एक खतरा मोल रहे हैं। और जब आपका टॉप एज विकेट कीपर के एकदम सिर पे कैच खड़ा हो जाए और वहां पे आप आउट हो, तो फिर निश्चित रूप से चिंता का सबब होता है कि आपको इस तरह के शॉट्स खेलने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन अब विकेट गिरने के साथ ही भारतीय पारी की शुरुआत हुई। उसके बाद करुण नायर एक अंदर आती बॉल को छोड़ते हुए वो एलबीडब्ल्यू हुए, और शुभमन गिल जिनका अचानक फॉर्म ऐसा लगा लॉर्ड्स में चला गया, पहली पारी में भी वो सस्ते में निपटे, दूसरी पारी में भी कोई बड़ा योगदान वो दे नहीं पाए। और ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो शुभमन गिल का फेल होना मुझे लग रहा है इंडियन पूरी बैटिंग मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि अभी तक जिस बल्लेबाज ने 4 पारियों में 500 से ज़्यादा रन बना दिए हों, अगर वो लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में फेल हो जाए तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो होती है। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी बात ये थी कि के राहुल, जिन्होंने पहली इनिंग में शतक जमाया, वो मैदान पर अभी भी डटे हुए हैं और 31 रन की वो पारी खेल चुके हैं। और जाते जाते मुझे लग रहा है शुभमन गिल के आउट होने के बाद जो आकाशदीप को भेजा गया, मेरी निगाह में वो कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था, क्योंकि आपके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अगर आपको बैट्समैन को बचाना ही था तो फिर आप वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है पहली इनिंग्स में, आप उनको बल्लेबाजी करने भेज सकते थे। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का फैसला था और ये फैसला उल्टा पड़ा जब बेन स्टोक्स ने एक पहली पारी की तरह एक जाल बिछाया, जब उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग लगाया, स्क्वायर लेग के फील्डर को ऊपर किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेंद को ऊपर डाला। बैट्समैन को डायलेमा में रखा कि वो शायद शॉर्ट बॉल डालने जा रहा है, पॉइंट भी पीछे कर दिया था, लेकिन बॉल अच्छा ऊपर डाला उन्होंने और वहाँ से बॉल अंदर आया जहाँ से आकाशदीप का विकेट गिरा। तो अब 135 रनों की दरकार है भारतीय टीम को, और भारतीय टीम के पास 6 विकेट हैं, जिनमें 6 विकेटों में वो बल्लेबाज हैं जो इस पूरे सीरीज में अभी तक बहुत शानदार फॉर्म में रहे। यानी कि के राहुल क्रीज पर है और पहली पारी में उनके साथ बड़ी साझेदारी 141 रन की साझेदारी करने वाले ऋषभ पंत अब 5वें दिन की सुबह क्रीज पर होंगे, और मुझे लग रहा है उनका जो फॉर्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उनका क्रीज पर 1 घंटा भी खड़े रहना भारत को मैच जिता जाएगा। अब देखिए मेरे सामने ये कवर्स जाने वाले हैं और इसकी आवाज़ आना आपको शुरू हो गई होगी। ये कवर्स अब सेंटर विकेट पे जाएंगे और आपको ये दिखाता भी चलूँ मैं कि किस तरह से ये कवर्स काम करते हैं। ये देखिए, ये कवर्स अब सेंटर विकेट की तरफ जा रहे हैं और ये लॉर्ड्स टेस्ट मैच अगर ग्राउंड की बात करें सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे बालकनी देख रहे हैं, लॉर्ड्स की बालकनी, जहाँ पे सौरव गांगुली को आपने देखा जश्न मनाते हैं, और यहाँ पर शुभमन गिल अब क्या पता जश्न मना लें अगर हम 135 में मनाते हैं। लेकिन मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, ये जो 22 गज की पट्टी है ये कवर होने जा रही है, और ये अब 22 गज की पट्टी तय करने वाली है कि इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज़ में बढ़त कौन लेगा। यानी ये टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो 2-1 से आगे हो जाएगा, और भारत जीतता है तो वो 2-1 से आगे हो जाएंगे। और ये सब कुछ इस बात पे अब निर्भर करने वाला है कि क्रीज पर खड़े के राहुल, जो बहुत ही क्लास इनिंग्स खेल रहे हैं, मतलब जो टेस्ट क्रिकेट की बात करी जाती है, टेस्ट क्रिकेट में टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग की बात की जाती है, इन तीनों का समावेश लेकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनको अच्छा साथ अगर मिलता है ऋषभ पंत का, फिर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी, हमारे पास बल्लेबाजी बहुत है। ज़रूरत है क्रीज पे खड़े होने की। आपको इंग्लैंड के गेंदबाजों को थोड़ा सा परेशान करना है, उसके बाद बाजी आपके हाथ में होगी, ये बात तो आप तय मानिए। तो भारत अभी भी इस टेस्ट मैच में जीतने की स्थिति में है। उनके 4 विकेट ज़रूर गिर गए हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पे हमने रन लगा दिए हैं, और 135 रन, यानी कि आपने अच्छा एक सेशन निकाला, 1 घंटे सेशन का पहला निकाला, तो आप ये टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में हो गए। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज फ्रेश होकर आएंगे और वो ऑल आउट अटैक करने जाएंगे। बेन स्टोक्स जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ गेंदबाजी करवा रहे हैं अपने गेंदबाजों से, उम्मीद यही है कि वो इस मैच में और इस टेस्ट मैच को इतनी आसानी से भारत के पक्ष में जाने नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कास जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा
जो जोफ्रा आर्चर है उनका जो स्पीड है वो किस तरह से टैकल करती है भारतीय बल्लेबाजी, और साथ में बेन स्टोक्स की जो चतुराई वाली गेंदबाजी और उनकी जो कैप्टनसी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। 135 रन टेस्ट मैच के आखिरी दिन आप 235 रन मान के चलें, जिस तरह की पिच ने बिहेव किया और जिस तरह से वेर एंड टेयर हुआ और जिस तरह से विकेटें गिरी है। अगर आप टोटल एनालिसिस करें आज तो 190 रन बनाए अगर हम बात इंग्लैंड की करें, और भारत की तरफ से 58 रन बने, तो लगभग आप मान के चलें कि 250 रन बने और यहाँ पर 14 विकेटें गिर गई, यानी 10 इंग्लैंड की विकेटें गिरी और 4 भारत की गिर गई। तो चौथे टेस्ट दिन अगर 14 विकेटें गिरी हैं तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पिच में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जितनी पहले 2 दिन बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही थी, तीसरे दिन ऑनवर्ड्स बैटिंग करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता चला गया, और चौथे दिन तो आप सबने देखा कि इस तरह से रेगुलर इंटरवल से विकेट गिरे। एक अच्छी गेंद और बल्लेबाज का काम तमाम हो रहा है। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है दोनों ही टीमों के लिए, और उम्मीद यही की जाएगी कि एक अच्छा टेस्ट मैच तो ज़रूर हो, लेकिन भारत यहाँ से जीत के निकले। और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ठीक पीछे जो बालकनी है वहाँ पर अगर शुभमन गिल खड़े होकर नज़र आए, यानी SG 2002 13 जुलाई और फिर SG 14 जुलाई को 2025 में, यानी 13 और 14 जुलाई को अगर हम एक साथ जश्न मनाना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो जीत मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा लॉर्ड्स के मैदान पर। तो जीत की पूरी खबर या भारतीय टीम क्या कुछ करती है 5वें दिन, उस पूरी खबर के अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।